हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एस गुरु एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था उसी के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर कितने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बट ये 4 नहीं, कितने क्वेश्चन बनेंगे वो आपको अभी देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो देखते हैं अपना टॉपिक। तो क्या है, इस चल कुंडली धारामापी से पहले क्या करते हैं, एक पॉइंट और जान लेते हैं। क्या है हमारा, जब किसी भी दंड चुंबक या धारा लूप को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर क्या एक बल युग्म कार्य करता है, जिसे बोला जाता है विक्षेपक बल युग्म। ये बल युग्म क्या कार्य करता है, जो आपका धारा लूप होगा या दंड चुंबक होगी या परिनालिका होगी, उसे क्या करेगा, उसे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि इन्हें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में न रख के थोड़ा थीटा कोण पर रखा जाएगा। वो थीटा कोण घूमते हुए वो कहां पर, समांतर आने का प्रयास करेगा, इसीलिए उस पर एक विक्षेपक बलयुग्म कार्य करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा ये, और जो विक्षेपक बलयुग्म का सूत्र होता है वो क्या होता है, टो इक्वल टू होता है आई ए बी साइन थीटा। क्या होता है, आई ए बी साइन थीटा होता है। लेकिन क्या है, अगर आपकी कुंडली धारा लूप क्या है, कुंडली है, कुंडली के रूप में है, तो क्या होगा, विक्षेपक बलयुग्म का जो आघूर्ण होगा वो हो जाएगा एन आई ए बी साइन थीटा। जहां एन क्या है, एन हो जाएगी, क्योंकि कुंडली ली है तो कुंडली में क्या होंगे, फेरे होंगे, इसीलिए वहां पर फेरों की संख्या ये होगी। ये ए होगा आपका धारा लूप का क्षेत्रफल, आई होगा वहां पर बहने वाली करंट, और बी होगा चुंबकीय क्षेत्र, और थीटा होगा वहां पर क्या, आपका क्षेत्र से थीटा कोण पर जो लूप रखा गया होगा उसकी अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का एंगल। ठीक, तो ये हुआ हमारा। अब क्या है, अब आते हैं चल कुंडली धारामापी पर। तो देखो, कोई सा धारामापी होता है वो क्या करता है, धारा का मापन या संसूचन करने का कार्य करता है। दूसरा क्या है, जो चल कुंडली धारामापी होता है वो आपका किस पर, ये इस बलयुग्म के आघूर्ण पर ही कार्य करता है, विक्षेपक बलयुग्म के आघूर्ण पर ही कार्य करता है। कौन, चल कुंडली धारामापी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है वो। अब क्या है, चल कुंडली धारामापी की बात करते हैं तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका निलंबित कुंडली धारामापी, और दूसरा होता है बेस्टन या कीलकित कुंडली धारामापी। तो पहले बात करते हैं किस पर, निलंबित कुंडली धारामापी पर। ठीक है, तो निलंबित कुंडली धारामापी पर बात करते हैं। धारामापी, तो निलंबित कुंडली धारामापी पर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें क्या होता है, मैं पहले थोड़ा वैसे ही सिर्फ चित्र बनाऊंगा, पूरा क्लियर नहीं। ठीक, तो देखो इस प्रकार, यहां पर क्या होती है, यहां पर होता है क्रोड, और यहां पर क्या है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक होता है साउथ पोल। ठीक, आपका इस प्रकार से बना हुआ होगा उसमें। ठीक, और यहां पर होती है मरोड़ टोपी, और ये होती है आपकी फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। क्या होती है, फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती होती है। ठीक, और ये अब देखो क्रोड होती है वो एक एक पॉइंट समझते देखो, क्रोड होती है वो नर्म लोहे की होती है। किसकी होती है, जो क्रोड होती है वो होती है नर्म लोहे की। और नर्म लोहे की ही क्यों बनाई जाती है, नर्म लोहे की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि नर्म लोहा होता है चुंबकीय क्षेत्रों को एकत्रित करने का कार्य करता है, जिससे वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र प्रबल हो जाता है। जहां बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है, जहां दूर दूर होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। तो नर्म लोहे की क्रोड इसीलिए प्रयोग की जाती है जिससे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाया जा सके। ठीक, अब यहां पर क्या है, जो कुंडली बनाई जाती है आयताकार कुंडली होती है। ये कैसे बनाई जाती है, तावे के पृथक्कृत यानी पतले पतले तार होते हैं, वो एल्युमिनियम के एक फ्रेम होता है उस पर लपेट के बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या, और इसमें जो कुंडली होती है वो खासतौर से कैसी यूज की जाती है, आयताकार कुंडली यूज की जाती है। कैसी की जाती है, आयताकार। और किसकी बनी होती है, वो आपके पृथक्कृत कॉपर के तार के एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेट के बनाई जाती है। इसमें क्या है, जो तुम्हारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बने होते हैं वो बेलनाकार होते हैं। वो क्यों होते हैं उसकी भी बात करते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, बेलनाकार होते हैं। वो क्यों यूज किए जाते हैं, इसका कारण ये होता है, ये जो चुंबक बेलनाकार ध्रुव है इसके, वो क्या होता है, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। और दूसरी बात यह है, जो हमारा ये जो क्रोड है
वो क्या हो, कुंडली या क्रोड है वो त्रिज्य रूप में रहे। त्रिज्य का मतलब क्या है, थीटा का मान 90 डिग्री रहे। इसीलिए जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं वो बेलनाकार बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि ये त्रिज्य बने हैं। त्रिज्य का मतलब जो कुंडली आपने रखी है वो अक्ष से थीटा, जो थीटा है वो 90 डिग्री हो, या कुंडली का तल है वो 0 डिग्री पर हो, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसलिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल बेलनाकार बनाए जाते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती का ही यूज क्यों किया जाता है, इसका कारण ये होता है, इसका कारण क्या होता है, यानी जो पत्ती है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज की ही क्यों बनाई जाती है, उसका मेन कारण ये है जो अभी आएगा, दृढ़ता, यानी जो हमारी ये पत्ती लगी हुई है वो उसकी दृढ़ता कितनी है, ठीक है। तो यहां पर दृढ़ता के लिए इसे यूज किया जाता है। तो ठीक, इसका पूरा नाम है मरोड़ दृढ़ता। तो मरोड़ दृढ़ता होती है उसे क्या है, अब यहां से जो इसका मान होता है C बराबर आता है पाई ईटा r पावर 4 थीटा अपॉन 2l आता है। L होती है इसकी लंबाई, R होती है इसकी त्रिज्या, ईटा होता है दृढ़ता गुणांक और थीटा होता है, यहाँ पर इसमें ऐंठन कितना आ गया, जब ऐंठोगे तो वहां से कुछ ना कुछ एंगल बनेगा, वो होता है थीटा आपका, ठीक है। तो यहां से इसलिए क्योंकि इसका जो C का मान होता है वो हमें कम चाहिए होता है, इसीलिए ये पतली और लंबी बनाई जाती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की पत्ती। और दूसरा क्या है, इससे जो बनाया जाता है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज का इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी जो दृढ़ता होती है वो कम होती है, और क्वार्ट्ज की भी दृढ़ता कम होती है। अगर फॉस्फर ब्रॉन्ज की नहीं बनाओगे तो आप क्वार्ट्ज की बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां से ये हो गया। अब क्या है, यहां पर बात करते हैं। तो देखो मैंने क्या बताया था अभी, बिल्कुल यहां से जब इसे चुंबकीय क्षेत्र में, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र लग ही रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र इस पर बलयुग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, तो जिसका मान क्या हो जाएगा, यहां से टाउ बराबर हो जाएगा NIAB sin थीटा। अभी मैंने बताया था जो चुंबकीय क्षेत्र यानी बेलनाकार बनाए गए हैं इसके ध्रुव, तो वो क्यों बनाए गए हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को किसके त्रिज्य बनाने के लिए, जब त्रिज्य बनाएंगे तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, 2 आ जाएगा, यहाँ से थीटा का मान 90 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो यहाँ से आ जाएगा NIAB, ठीक है। अब क्या है, जब इसे ऐंठोगे तो इसमें क्या है, एक प्रत्यानयन, क्योंकि किसी भी चीज को जब ऐंठते हैं वो अपने पुनः अवस्था में आने का क्या प्रयास करती है, जिसे क्या प्रत्यानयन बलयुग्म कहेंगे। तो प्रत्यानयन बलयुग्म होता है वो भी क्या आएगा, टाउ बराबर आएगा आपका C फाई या C थीटा मान सकते हैं, C फाई ले रहे हैं, ठीक है। तो C फाई लिया, तो अब यहां पर क्या है, C क्या है, ये रही आपकी मरोड़ दृढ़ता, ठीक है। फाई क्या है आपका, जो एंगल है, क्या है, यहां से देखो दोनों ही बराबर हैं तो इसलिए इन्हें बैलेंस में कर देते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा NIAB और यहां से आ जाएगा C फाई। तो यहां से I की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, C अपॉन, मैंने ऐसे लिख दिया NAB और ये रहा फाई। इसका मतलब ये कांस्टेंट के रूप में एक माना जाता है जिसे हम K लिखते हैं, K लिखा जाता है, और ये रहा ये, इसका मतलब I इज प्रोपोर्शनल किसके है, फाई के, यानी ऐंठन कोण जो बन रहा है तो उसे उसके समानुपाती है कौन, धारा। अब यहां से K का मान कितना है, K का मान आ गया C अपॉन NAB। इसे बोला जाता है धारा परिवर्तन गुणांक। क्या बोला जाता है, धारा परिवर्तन गुणांक बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, धारा परिवर्तन गुणांक बोला जाता है। ये हो गया आपका। अब क्या है, यहां से अब देखो, अब यहां से निकालते हैं धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता की बात करते हैं। तो धारा सुग्राह्यता और वोल्टेज सुग्राह्यता की क्या होगा, तो देखो अगर हम धारा सुग्राह्यता की बात करें तो इसे SI के रूप में लिखते हैं। तो देखो ये धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता दोनों को एक साथ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, फाई अपॉन I हो जाएगा। फाई की वैल्यू, अब यहाँ से क्या है हमारा, यहाँ से अगर हम फाई की वैल्यू, फाई तो फाई है, अगर I की वैल्यू यहाँ से ये वाली रखें तो देखो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से I की वैल्यू रखी तो C और ऊपर पहुंच जाएगा NAB, तो NAB और ये रहा आपका क्या, फाई। तो फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा, NAB अपॉन में आ जाएगा C। ये आ जाएगा क्या, धारा सुग्राह्यता। अगर वोल्टेज सुग्राह्यता की बात की जाए तो क्या हो जाएगा हमारा, SB इक्वल टू आएगा, देखो यहाँ से फाई अपॉन, अब वोल्टेज के लिए बात करेंगे तो V आएगा, और V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो IR रख दिया यहाँ से, तो I की वैल्यू फिर यहाँ से रख दो, तो फाई अपॉन में आ जाएगा I की वैल्यू C। NAB फिर ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NAB और ये रहा आपका
यहाँ से आ जाएगा फाई और ये रहा आई, वो सॉरी आर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, एन ए बी अपॉन में आ जाएगा सी आर। ठीक है, तो ये रहा आपका धारा सुग्राह्यता, ये रही, और वोल्टेज सुग्राह्यता ये रही। तो यहां से देखो दोनों में केसों में क्या है, सी नीचे है। सी नीचे का मतलब क्या है, मरोड़ दृढ़ता जितनी कम होगी वोल्टेज सुग्राह्यता उतनी ज्यादा, मरोड़ दृढ़ता जितनी कम होगी धारा सुग्राह्यता भी उतनी ही ज्यादा। इसीलिए जो मरोड़ दृढ़ता होती है उसे कम किया जाता है, यानी सी की वैल्यू होती है उतनी कम से कम रखी जाती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, निलंबित कुंडली धारामापी का पूरा बायोडाटा। अब क्या है, कीलकृत कुंडली धारामापी में क्या अंतर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, सिर्फ चित्र में अंतर आता है और कुछ नहीं होता है, सब कुछ यही करना पड़ता है। उसमें भी नरम लोहे की क्रोड होती है, वहां पर जो कुंडली होती है, यहाँ पर जो पत्ती फास्फोरस की पत्ती से लटकाई जाती है, और इसमें क्या होता है, जो कुंडली का विक्षेप पढ़ना होता है वो कहां पर, लैंप और पैमाने के विक्षेप से पढ़ा जाता है। उसमें क्या होता है, कीलकृत कुंडली धारामापी में या वेस्टर्न धारामापी उसे ही बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो कुंडली लटकी हुई होती है वो दो चूल्हों के बीच लटकी होती है, और उसका जो विक्षेप पढ़ा जाता है वो किसमें पढ़ा जाता है, वृत्ताकार पैमाने से पढ़ा जाता है। ठीक है, बस इतना अंतर होता है। और प्रिंसिपल यानी जो इस प्रिंसिपल पर कार्य कर रही है तो वही भी इसी पर कार्य करता है, सब कुछ वही होता है और कोई चेंज नहीं। धारा सुग्राह्यता वोल्टेज सुग्राह्यता भी उसी से निकलती है। ठीक है, यानी सेम यही निकलता है, इसलिए हम वो नहीं बता रहे। अब चलते हैं किस पर, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो देखो इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन है, बस और कुछ नहीं है। धारामापी का अमीटर में रूपांतरण, धारामापी का अमीटर में रूपांतरण कैसे होता है, तो देखो अगर हम क्या करते हैं, पहली बात तो यह है फर्स्ट पॉइंट में, धारामापी यानी अमीटर को जब जोड़ा जाता है तो उसे जोड़ा जाता है किसमें, श्रेणी क्रम में, ये याद रखना है, श्रेणी क्रम में क्या जोड़ा जाता है। दूसरा, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अगर इसके चित्र की बात की जाए तो क्या होगा, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें धारा जाएगी आपकी क्या, IG, और यहाँ पर एक मैंने क्या है वो लगा दिया, शंट लगा दिया, इसमें धारा कितनी जाएगी, I माइनस का IG जाएगी। क्यों, क्योंकि I करंट यहाँ से फ्लो हो रही होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, आपको ये पता है, यहाँ पर देखो ये समांतर क्रम में जुड़ गए हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े होंगे, आप ये याद रखना, देखो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा, लेकिन गैल्वेनोमीटर के साथ अगर शंट को जोड़ोगे तो समांतर क्रम में जोड़ोगे। और समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज समान होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, IG इंटू में आ जाएगा गैल्वेनोमीटर का G मान लिया रेजिस्टेंस, और यहाँ से हो जाएगा I माइनस का IG इंटू में हो जाएगा आपका S। तो यहाँ से ये वाला आपका ये हो गया किसके लिए, अमीटर के लिए। अगर वोल्ट मीटर की बात की जाए तो उसे किस में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक, और आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो होता है आपका अनंत। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है बस। ठीक है, और क्या है, इसके साथ जब हम दो पॉइंटों के बीच में जब जोड़ते हैं ऐसे, तो क्या है, इस प्रकार से जोड़ा जाता है। यहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर बीच में ही लगा होता है, उसी के श्रेणी क्रम में इसे लगा दिया जाता है। और हमारा सपोज करो यहाँ पर क्या है, एक वोल्टेज लगा है, ठीक, और यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालना है, यानी ये रेजिस्टेंस है और ये। अब गैल्वेनोमीटर का G हो गया और इसका भी क्या हो जाएगा, R मान लिया, क्योंकि R प्रतिरोध होगा, और यहाँ पर जो धारा जा रही होगी वो क्या जा रही होगी, IG, और B बराबर क्या निकलेगा, यहाँ से B बराबर हो जाएगा IR होता है, तो I का मतलब IG और R का मतलब ये दोनों किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है, अब इस पर बात करते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर होता है, इसी को सॉल्व करने के बाद आता है mb sin थीटा। ठीक है, और m बराबर होता है आपका NIA। यहां से देखो NIA बराबर हमने क्या लिखा, m लिखा है, इसको बोला जाता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। m को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बोला जाता है। ठीक है, ये रहा आपका, ठीक, m इसका मान ये होता है, तो यही होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और इसकी बात की जाए तो ये कैसी एक सदिश राशि होती है, और इसकी जो दिशा होती है क्या होती है, अक्ष के अनुदिश होती है, और क्या ठीक, अक्ष के अनुदिश। अब क्या है, यहां से अगर बात की जाए, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो थीटा को हम क्या करते हैं 90 डिग्री, तो यहां पर साइन 90 हो जाएगा, इसका मतलब 2 मैक्स आ जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका क्या MB
और यहाँ से बी का मान एम का मान निकालेंगे, क्योंकि हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो एम का मान निकालेंगे तो 2max अपॉन में आ जाएगा बी। इसका मतलब ये आया है आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो क्या होता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण? किसी चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण होता है चुंबकीय बल आघूर्ण के मान के बराबर होता है। और कब? जब चुंबकीय क्षेत्र 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर हो और क्या है? लंबवत हो। ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो ये आपके आज के कितने हो गए? 3-4 क्वेश्चन हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।